Welcome to RAS English classes. Today I am going to teach you basic concept of English. If you want to write properly anyone's name, then you will have to know the basic concept of English. If you don't know about basic concept, you can do mistake. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ कि आज इसके बाद यह जानने के बाद आप किसी का नाम गलत नहीं लिखेंगे और इंग्लिश का बेसिक आप जान जाएंगे। और यदि आपको इंग्लिश का बेसिक पता रहेगा तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आप कभी भी कोई भी नाम लिखेंगे सही लिख पाओगे आप। और आप सब्जेक्ट के बारे में जानो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई क्या है। आप कोई भाषा पढ़िए, चाहे हिंदी पढ़िए, चाहे इंग्लिश पढ़िए, चाहे उर्दू पढ़िए, कोई भाषा पढ़ रहे हैं, चाहे अरबी पढ़िए, चाहे फारसी पढ़िए, तो उसका सबसे पहले आपको उसका लेटर जानना पड़ेगा। लेटर का मतलब समझते हैं? लेटर का मतलब होता है उसका आपको जानना पड़ेगा क्या, अक्षर जानना पड़ेगा। अक्षर यदि आप जान लेंगे, ठीक है, जैसे आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में आप सबसे पहले छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ा वो पढ़ते हो या टाटा टाटा। इंग्लिश में ABCD पढ़ते हो तो आपको अल्फ़ाबेट पता ही नहीं है, आप भाषा सीख रहे हो, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, आप भाषा की अच्छी जानकारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखिए, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। यहाँ देखिए लिखा हुआ है लेटर। लेटर क्या जानते हो? सबसे छोटी इकाई लेटर ही होती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट में छोटा यूनिट माने इकाई ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भाषा का। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी, किसी भाषा का छोटी इकाई इज कॉल्ड लेटर। वही क्या कहलाता है? लेटर। किसी भाषा की छोटी इकाई लेटर कहलाती है। जैसे क्या है, ये हमने ले लिया, जो इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, तो A से लेके Z तक, ठीक है, A से लेकर Z तक, ABCD, ये पूरा का पूरा Z तक जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, कोई भी आपको लिखना हुआ, किसी का नाम लिखना हुआ या कोई आप वर्ड लिख रहे हो तो निश्चित रूप से इन लेटर्स का प्रयोग करेंगे आप। ठीक है, इसे मुझे बताना नहीं है क्योंकि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ABCD पढ़ के आए हो। ठीक है, आप पढ़ने विद्यालय में रहे होंगे तो सबसे पहले टीचर ने आपको यही सिखाया होगा इंग्लिश में। ठीक है, तो अच्छा एक बात जान ली, अल्फ़ाबेट क्या होता है? तो एक अल्फ़ाबेट में कितना होता है? 26 लेटर होता है। एक अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ठीक है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, अच्छा अब आप ये जान गए। अच्छा, इसमें वावेल कितने होते हैं? तो जब 26 में आपके वावेल जो आपके होंगे, वावेल ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 कौन कौन से हैं पता होना चाहिए आपको। A, E, I, O, U, ये 5 आपके क्या है? ये 5 आपके वावेल होते हैं। इन्हीं के प्रयोग से हम नाम लिख ले जाते हैं। ठीक है, इन्हीं के प्रयोग से हम नामों को लिख ले जाते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अगर जो आप इसको समझ गए हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई लेटर है। अब लेटर को मिला करके क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। लेटर को मिलाकर वर्ड बनेगा। इसके बाद दूसरी चीज हम पढ़ेंगे क्या, कि वर्ड क्या होता है। तो वर्ड क्या होता है मित्रों? वर्ड माने शब्द होता है। ठीक है, 2 or more than 2 लेटर्स, मतलब 2 या 2 से अधिक लेटर, विच मेक, जो बनाए क्या, एसेंस, एक अर्थपूर्ण सेंस बनाए, अर्थपूर्ण एक शब्द बनाए, इट्स कॉल्ड वर्ड। वही क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। जैसे देख लीजिए, मैंने कहा मोहन, ठीक है, हमने कहा इंग्लिश, हमने कहा कैट, हमने कहा दिया आर लिया, AT रैट, हमने कहा एजुकेशन, EDUCATI एजुकेशन, हमने ले लिया बुक, BOOK बुक। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हम लेटर्स को ही तो ले रहे हैं और लेटर्स को मिलके बना दे रहे हैं क्या, वर्ड बना दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे। अगर जो आपने इसको सीख लिया है तो आगे हम लोग क्या सीखेंगे? आगे सीखेंगे सेंटेंस बनाना। क्या सीखेंगे? सेंटेंस। उसके बाद हमारा नंबर सेंटेंस का है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस माने वाक्य होता है। अब हम कई वर्ड्स को लेकर के क्या बनाएंगे? एक सेंटेंस बनाएंगे। इसकी परिभाषा आप जान लीजिए कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स, a group of words which makes a complete sense. A group of words which make a complete sense is called
इज कॉल्ड क्या कहलाता है? सेंटेंस। ओके, मैंने क्या लिखा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ग्रुप ऑफ मतलब शब्दों का वह समूह विच मेक्स जो एक पूरा किया, एक सेंस निकाले, एक अर्थपूर्ण वाक्य निकाले, भाव निकाले, इज कॉल्ड सेंटेंस। वही क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका पूरा अर्थ या भाव निकले क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। क्लियर है? अब जैसे कि मैंने क्या लिया, हम कई वर्ड्स ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख लिया, मैंने कोई वर्ड ले रहा हूं, ठीक है। मैंने लिया सी, ठीक है, इसमें एक वर्ड है, ठीक है, सी मेक्स, ठीक है, सी मेक्स मेनी चेयर्स, वह कई कुर्सियां बनाती है। अब देखो यहां क्या हुआ, सी लिया, मेक्स लिया, मेनी लिया, चेयर्स लिया, क्या बन गया? एक प्रकार का आपका पूरा एक वाक्य बन गया, ठीक है। क्लियर है? तो इसी तरह से आप आसानी से कोई भी ले सकते हो। मैंने ही ले लिया, मैंने कहा दिया ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो जब आप लेटर्स को लेंगे, लेटर से वर्ड बनाएंगे, वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे, फिर आप बना ले जाएंगे। अच्छा, एक बात और जान लीजिए आप, ठीक है, कि काफी बच्चे जो एकदम जान लो, जो बिगनर्स, जो कि इंग्लिश कुछ नहीं जानते, उनके लिए यह वीडियो रामबाण है, उनके लिए ये बाण की तरह से काम करेगा। ये जान लीजिए कि ये क्लियर देख लेंगे ना, तो निश्चित रूप से उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब जैसे हमने दिया ही प्लेस क्रिकेट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, या एक मैं नाम लिख दे रहा हूं, ठीक है, सीता, ठीक है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता एक गाना गाती है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो भैया सब्जेक्ट की बात किया जाए तो बात किसकी हो रही है? सीता की, ठीक है। वाक्य में जिसकी बात की, सब्जेक्ट की बात जान लो, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट वह होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। मतलब किसी वाक्य में जिसके बारे में बात किया जाए, वही वाक्य का क्या होता है? वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात किया जाए। मतलब कोई आपसे परिभाषा पूछे, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो किसी वाक्य में आए हुए किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी वाक्य में आए हुए उस व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात किया जाए, वही सब्जेक्ट है, ठीक है, वही करता है। बात किसकी हो रही है? सीता की, गाना गाती, तो सीता क्या हो रही है? सीता हो रही है सब्जेक्ट, करता है जिसकी बात हो रही है। यहाँ देखो ही प्लेस क्रिकेट में ही आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ सी मेक्स मेनी चेयर्स, इसमें सी है, ठीक है, प्रोनाउन लिया गया, ये इसमें सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो कर्ता समझना जरूरी था। अब क्रिया लोग नहीं समझ पाते हैं, वर्ब क्या होता है? क्रिया। तो भैया क्रिया क्या होता है? क्रिया जो होता है वो एक्शन को शो करता है। क्रिया की परिभाषा क्या है? वर्ब की परिभाषा ये एक सिंपल सी परिभाषा है, ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। इसकी परिभाषा हम कहेंगे जो, तो ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, ठीक है, ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। क्रिया क्या है? एक कार्य करने वाला शब्द है, एक्शन शो करता है। जैसे इसमें एक्शन क्या है? सी मेक्स मेनी चेयर्स, कई कुर्सियां बनाती है, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? उसका एक्शन क्या हो रहा है? बनाने रहा, तो मेक आपका वर्ब हो गया, ठीक है। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, क्या करता है? कौन सा काम था? खेलने का, इसमें क्या हो गया? प्लेस हो गया वर्ब। सी सिंग्स ए सॉन्ग, गाना गाती है, इसमें क्या कौन सा गाना गाती, ये आपका सिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है। तो भैया जो क्रिया बताए या जो स्टेटमेंट बताए, ठीक है, जो स्टेट बताए मतलब कथन बताए, ध्यान देना, स्थिति को बताता है ऐसा वर्ड। जैसे मैंने कहा दिया कि सी इज इल, वह बीमार है, अब इसका स्टेट बता रहा कि वह बीमार, इसमें इज वर्ब हो गया, ठीक है। इंफॉर्मेशन दिया जा रहा तो इज वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की बात आती है, तो ऑब्जेक्ट भी क्लियर करिए। ऑब्जेक्ट पता करना बहुत आसान है, ठीक है। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा दिया सी, ठीक है, गिव्स मी ए पेन, वह मुझे कलम देती है। आप आसानी से पता कर सकते हो, आप क्या करिए, इस सेंटेंस से क्वेश्चन कर दीजिए ना, क्या से, भाई वह मुझे क्या देती है, तो क्या देती है, तो पता चला एक कलम देती, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट में कैसा ऑब्जेक्ट है? जो लास्ट में रहता है वो जो हमारा रहता है, और निर्जीव रहे, अंतिम में निर्जीव रहे, तुम्हारा कैसा ऑब्जेक्ट है? ये हमारा डीओ है, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और किसको से प्रश्न पद्धति हम करेंगे
कि वह किसको एक टर्म देती है, तो पता चला मुझको देती है। भाई किसको, मुझको। अब ये जो मुझको आया है ये आपका कैसा है, ये आईओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आप वाक्य में क्या से या किसको से प्रश्न करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट पता चलेगा। क्या से प्रश्न करेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चलेगा, किसको से करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। यहां तक क्लियर है। अच्छा एक बात जान लो, क्लियर कर दे रहा हूं, इसका स्थान भी चेंज किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट का स्थान बदला जा सकता है। कैसे, यहां बदल के दिखा दे रहे हैं। इसे मैंने कह दिया कि सी, ठीक है, गिव्स, और यहां मैंने कह दिया ए पेन टू मी, टू मी, वहां मुझे कलम देती है। अब देखिए यहां टू प्रीपोजिशन लगा दिया, ठीक है, तो स्थान बदल गया। आप देखो ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट पहले आ गया और इनडायरेक्ट आपका बाद में चला गया। मतलब प्रीपोजिशन टू या फार लगाने से क्या होता है, प्रीपोजिशन टू या फार लगाने से ऑब्जेक्ट के स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर है, ओके, यहां तक बात समझ में आ गई है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब कोई वाक्य आपको लिखना हुआ तो 3 बात ध्यान देंगे, ठीक है, कि वाक्य में आपका सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, यस, वी, ओ, ये 3 चीज पता होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको कर्ता पता है, ठीक है, आपको वर्ब पता, ऑब्जेक्ट पता, आसानी से आप उसका ट्रांसलेट कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। अच्छा लेकिन हिंदी में अलग होता है, ठीक है, इसको आप यहाँ समझेंगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हिंदी में क्या होता है ना, यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, हिंदी में क्या होता है, हिंदी की बात हम करें तो हिंदी में अलग थोड़ा चलता है। हिंदी में क्या होता है कि हमने कह दिया, ध्यान देना, हमने कह दिया कि वह एक पत्र लिखता है, ठीक है, वह एक पत्र लिखता है। तो वह एक पत्र लिखता है, यहाँ क्या देखिए, यहाँ पर आपका वह तो करता तो सही है, ठीक है, शुरू में शब्द, लेकिन जो ए लेटर है और इसमें क्रिया का अंत क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट है और क्रिया हमारा कहाँ है, अंत में, वर्ब हमारा अंत में है। अर्थात हिंदी का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो यस के बाद ओ आता है, ओ के बाद बी, मतलब वर्ब अंतिम में रहता है, वर्ब कहाँ रहता है, अंतिम में रहता है। यही लोग गलती करते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में अलग ही बात आ जाती है। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में एस वी ओ, मतलब वर्ब जो अंतिम रहता है उसको पहले ले आते हैं, ठीक है। अब मान लो इसी का आपने अनुवाद कर दिया ऐसे कि ही, ठीक है, अब आप अगर जो वर्ब ढूंढोगे तो वर्ब हमारा अंतिम में है, तो अंतिम में जाओगे तो ही क्या होगा, ही राइट्स अ लेटर, वाइट पत्र लिखती है, आसानी से बना दिए, ये सही है। और कुछ लोग जो नहीं जानेंगे ऐसे बना देंगे, अगर जो हिंदी की तरह, हिंदी का ऑप्शन ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ऐसे बनाएंगे तो हो जाएगा ही ए लेटर और हो जाएगा राइट्स, तो ये क्या पूरी तरह गलत हो जाएगा, यहाँ गलती कर देंगे आप। तो आपको ये नहीं करना, गलत नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट जानना है कि सब्जेक्ट हिंदी में शुरू में रहता है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, वो कर्तव्य तुरंत बाद रहता है, वर्ब अंतिम में रहता है। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट तो रहता है लेकिन तुरंत उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद आपको वर्ब लाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट अंतिम रहता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो हिंदी वाला जो वर्ब अंतिम है उसको पहले लाना पड़ता है। क्या यहाँ तक समझ में आए? भाई मैं कहता हूँ जब कभी रवि सर से आपको पढ़ना हो तो आप अपने पास पेन रखें, ठीक है, और पेन रखें और फिर आप करें, फिर आप निश्चित रूप से अच्छा कर पाओगे। कॉपी बनाएं, नोट अपने पास रखें, ठीक है, चीज़ों को लिखते चलें। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको मात्राओं से भी परिचय करा दे रहा हूं जिससे कि लिखना आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ देख लीजिए, मात्राओं के लिए जानकारी करना पड़ेगा आपको वर्णमाला का, ठीक है, आपको जानकारी करना पड़ेगा लेटर्स का। तो देख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश हम आपको दोनों बताएंगे, ठीक है, कैसे मात्राएं चलती हैं किस तरह से। तो मात्राएं, ठीक है, तो जैसे हमने क्या लिया, छोटा, फिर लिया बड़ा,
ठीक है, ध्यान देना। छोटा बड़ा ले लिया, फिर आपका छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, आ। 13 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब अगर जो आपको इसको पता है कि किसके लिए कौन सी स्पेलिंग लगाई जाती है तो आपको आसानी होगी। ठीक है, जैसे ए, आ के लिए हम आ के लिए ए लगाते हैं, बड़ा के लिए डबल ए लगाते हैं, छोटी के लिए क्या लगाते हैं, छोटी के लिए हमारे पास आई होता, आई लगाया जाता है, बड़ी के लिए डबल ई होता है, छोटा ऊ के लिए हमारे पास यू है, यू लगाया जाता है, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ होता है, और ई के लिए नहीं लगाते हैं, छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, वो मात्रक काम नहीं करता है। ए लगाना होता है तो ए के लिए हम क्या लगाते हैं, ठीक है, ए जब लगाना हुआ जैसे आ हो गया, बड़ा हो गया, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब ए के लिए जो हमारे पास इंग्लिश लगती है वो क्या लगती है ये देखना पड़ेगा, तो इसके लिए ई लगाते हैं। ठीक है, ए के लिए ई लगाते हैं, ए आई, ओ औ, ए यू, अंक। ठीक है, ए एन अंक का काम करता है, आह, ए एच ए, आह। ठीक है, तो ये है, आप इसको जान रखेंगे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अंक, ए एन, आह, ए एच ए। ठीक है, ये लगाया जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, यदि आपको पता है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो ठीक है, आह, यहाँ ए हटा देते हैं। ठीक है, ए एच केवल रहेगा। ठीक, अब आपको ये भी पता रहना चाहिए कि किसके लिए कौन सी मात्राएं होती हैं, ये भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए, तो आप घबरा जाएंगे। ठीक है, तो अब यही बता दे रहा हूँ, ट्रांसलेट कर लीजिए। ठीक है, आ है। ठीक है, अब देखिए ये छोटी के लिए क्या लगाते हो आप, तो छोटी के लिए मात्रा ये इधर का होता है। ठीक है, बड़ी के लिए इधर का मात्रा होता है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए, नहीं तो आप गलती कर सकते हो, आप गलती नहीं करना है। इसी तरह से आप यहाँ देख लीजिए, इसके लिए आ के लिए ये होता है। ठीक है, और बड़ा लगाते हैं तो इसे में लिखना हुआ। ठीक है, आ। ठीक है, बड़ा हो जाएगा। और फिर यहाँ देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये ऊ के लिए क्या होगा, छोटा ऊ के लिए मात्रा इधर का लगता है, बड़ा ऊ के लिए इधर लगता है, ए के लिए आपका मात्रा इधर लगता है, ए के लिए 2 हो जाता है, औ के लिए ओ के लिए ए होता है, औ के लिए ये होता है, अंक के लिए तो आप जान ही रहे हो क्या क्या होता है, ये 4 बिंदी लगता है। ठीक है, आह के लिए आप क्या करते हो, ये ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, यदि आपको पता है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से कर पाओगे। और ये नहीं पता रहेगा तो भैया दिक्कत में आप फंस जाओगे। आपको दिक्कत में नहीं फंसना है, आपको चीज़ों को समझते हुए चलना, जिससे आप मात्रक गलती आपसे ना हो, आप आसानी से सही करके आओ। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये आपका हो गया। ठीक, अच्छा एक चीज़ और सुन लीजिए, आ के लिए ये यही मात्रा रहने दे रहे हैं। ठीक है, ये आ के लिए मात्रा जो हमारे उसमें मिलता है यही मिलता है। ठीक है, इसलिए छोड़ देते हैं, इसलिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि आ लिखा रहता मात्रा यही लगता है। ठीक है, और यू कहाँ गया, ये कहीं कहीं छोटा ऊ के लिए ये भी लगता है, कहीं कहीं बड़ा ऊ मतलब वो भी लग जाता है, ये ध्यान देंगे, दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ये आप मात्रा पता चल गया, अब आसानी से नाम लिखना आपको आ जाएगा, आप नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मान लो मैं पहले तो 12 खड़ी भी आपको पता होना चाहिए,
कि 12 खड़ी क्या होता है, 12 खड़ी, ठीक है। अगर जो आपने ज्ञात अट्ठा 12 खड़ी लिख लिया तो फिर लिखने में आपको दिक्कत आएगी नहीं, आप आसानी से लिख ले जाओगे, ठीक है। मैं एक लिख दे रहा हूँ का, ठीक है, का, ठीक है। अब का के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, के होगा, ठीक है। का के लिए के, का, आ का मात्रा लग गया के ए, ठीक है। अब उसके बाद की छोटी मात्रा के आई होगा, कि बड़ी मात्रा की के डबल ई होगा, समझिएगा, के डबल ई होगा। उसके बाद फिर आपके पास क्या होगा, की हो गया। अब आपके पास कु छोटा मात्रा तो के यू कु होगा। उसके बाद बड़ा उठा मात्रा कु के डबल ओ कु होगा। उसके बाद आपके पास के होगा, के लिए के ई होगा, के। अब के बाद कै होगा, दो मात्रा तो के ए आई कै होगा, ठीक है, ध्यान देना, कै हो गया। उसके बाद को होगा तो को के लिए क्या होगा, के ओ होगा। क होगा दो मात्रा तो के ए यू क होगा। उसके बाद कन होगा, के एन होगा, फिर का होगा, के ए एच है ना, का। तो देखिए 12 खड़ी बन गया, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। क्या क्या आएगा, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, ओहो अब आ यहीं पे, यहाँ देखिए 8 ये है और ये 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे आपका खा बनेगा तो के से चलेंगे, खा आपको लिखना पड़ा, खा के एच, ठीक है, खा तो आपका के एच ए हो जाएगा, के एच ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी तरह से समान चलते रहेंगे आप, ठीक है। ज्ञात अट्ठा बना लिया, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और कोई भी नाम लिखना हुआ आप आसानी से नाम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे लिखना हुआ आपको, लिखना हुआ सौरभ, क्या लिखना हुआ, सौरभ, सौरभ लिख के दिखाइए, क्या बनेगा, सौरभ। सौरभ छोटा सा है, 100 ए यू 100 आर ए बी एच, सौरभ हो गया आसानी से। और लिखा सुमन, क्या लिखा, सुमन, यस यू एम ए एन, सुमन हो गया। बताइए कोई दिक्कत आ रही है। आप लिखना हुआ पूनम, पूनम लिखना हुआ आपको तो पी डबल ओ एन एम, पूनम हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। आपने लिखा अनीता, आपको लिखना हुआ अनीता तो लिख सकते हो ए अनीता, ए एन डबल ई टी ए अनीता। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं ए एन आई टी ए, ये भी सही है, ठीक है। ऐसे सीता लिखते हैं हम लोग, सीता तो यस आई टी ए भी सही है, और यस डबल ई टी ए भी सही है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, आपको नाम लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, आप नाम लिख ले जाओगे। आपको लिखना हुआ प्रमोद, प्रमोद लिखना हुआ, प्रामोद, आसानी से लिख रहे, आप कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना हुआ रेनू, रेनू आपको लिखना हुआ, आर पता है, रे एन बड़ा मात्रा है तो रेनू, ठीक है। यू भी, अच्छा ये जान लो, ये बड़ा ऊ के लिए कभी कभी क्या होता है, यू भी चलता है और डबल ओ भी चलता है, दोनों चलता है, ठीक है। सूरज लिखना हुआ आपको, सूरज। अब यहाँ देखिए सूरज लिखना हुआ आपको, सूरज तो क्या होगा, यस यू आर ए जे, सूरज। यहाँ दो बड़ा के लिए यू लग गया, तो ये दोनों चलता है। इंग्लिश में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता रहेंगी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ मित्रों, आपको दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से कर पाओगे। कोई भी नाम लिखना हुआ, आपको लिखना हुआ कैथल, क्या लिखना हुआ, कैथल, कैथल तो आप लिख सकते हो के आई कै थल टी एच एल, थल, कैथल, ठीक है। अच्छा शहरों के नाम में जान लो, जैसे लिखना हुआ आपको मेरठ, मेरठ तो यम डबल ई होता है, आर यू टी, मेरठ ऐसे होता है, ठीक है, ये जान लीजिए। ऐसे लिखना हुआ आपको गाजियाबाद तो घाजिया होता है, ठीक है।
तो अब एक घाजिया से घा बनता है, लिखते हैं गाजियाबाद। अब यहाँ ZIA और BAD गाजियाबाद, तो गाजियाबाद तो गाजियाबाद नहीं लिखते, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं रहेगी, आपको आसानी से लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, नाम लिखना आपको आसान होगा, ठीक है। तो ठीक है, जैसा जानते हो मैं लंबा वीडियो बनाता नहीं हूँ, तो मैं आपसे बस गुरुदक्षिणा रूप में केवल इतना कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। और हर बार की तरह मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ जो इंग्लिश का होता है, और इंग्लिश स्पोकन का भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ। तो यदि कोई इच्छुक हो तो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास भी ज्वाइन कर सकता है, और यहाँ RS इंग्लिश क्लासेस चैनल में आपको हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं लंबा वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक्स अ लॉट।